नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 7। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख ली और वापस घूमा। मैंने भीतर की तरफ कदम उठाया। एकाएक मैं थमक कर खड़ा हो गया। बालकनी में एक तरफ पड़े पाम के एक विशाल गमले के पीछे मुझे 2 नंगे पांव बाहर झांकते दिखाई दिए। मैं हड़बड़ाया। हड़बड़ाहट में रिवॉल्वर निकालकर मैंने फिर हाथ में ले ली। झिझकता सा मैं गमले के करीब पहुंचा। मैंने झुककर भीगे नंगे पैरों के मालिक की सूरत पर निगाह डाली। वो भोजराज था। 10 सेकंड में ये तस्दीक हो गया कि वो मरा पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। हाथ पांव बांधने का तरीका ऐसा अनोखा था कि मैं भौचक्का रह गया। उसके टखनों और कलाइयों पर पहले डॉक्टरों द्वारा ड्रेसिंग में इस्तेमाल की जाने वाली पट्टियों की मोटी परत चढ़ाई गई थी और फिर उसके ऊपर से रस्सियां बांधी गई थी। रस्सियां उस प्रकार की थी जो रिहाई के लिए हाथ पांव झटकने से और कसती जाती थी। पट्टियां क्यों इस्तेमाल की गई थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। दूसरा अहम सवाल ये था कि वो मरा कैसे। क्या विस्की में स्कोपोलाइन के ओवरडोज से? ऐसा था तो फिर उसको नंगा करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी मुस्के कसने की क्या ज़रूरत थी? यही बात विस्की में मिलाए गए किसी जहर पर भी लागू होती थी। उसके कपड़े क्यों उतारे गए और मुस्के क्यों कसी गई? किसी वजह से ऐसा करना ज़रूरी भी था, तो उसे बाहर बालकनी में क्यों डाला? वहाँ पड़ा वो छुपा तो रह सकता था, लेकिन कब तक? छुपाने की ज़रूरत ही क्या थी? लास्ट फ्लैट में कहीं से भी बरामद हो जाती तो हत्यारे को क्या फ़र्क पड़ता था? उसके मुर्दा जिस्म की तो मुश्कें कसी नहीं गई होंगी, लिहाजा जब उसे बांधकर बालकनी में डाला गया था तब वो जिंदा था। तो फिर मरा कैसे? इन्हीं सवालों से माथा फोड़ते मैंने बालकनी से भीतर ड्राइंग रूम में कदम रखा। मैंने स्विच बोर्ड के करीब जाकर रोशनी का स्विच ऑन किया और वापस फ्रेंच डोर्स पर पहुंचा। जिस दरवाजे को मैंने छुआ था उसको रुमाल से रगड़कर मैंने उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाए। उसे जस का तस खुला छोड़ा, उसके आगे पूर्ववत पर्दा खींचा और वापस घूमा। तभी संयोगवशी मेरी निगाह पर्दे के करीब कालीन पर पड़ी एक चमकती चीज़ पर पड़ी। मैंने झुककर उस चीज़ का मुआयना किया जिस पर से ट्यूबलाइट प्रतिबिंबित हो रही थी। 4 सोने की मछली जिसके सिर पर लगा लोहे का हुक खुल गया हुआ था। हाथी, घोड़े और हिरण की संगिनी उस सोन मछलिया को मैंने फौरन पहचाना। मैंने उसे उठाकर अपने पर्स की कॉइन पॉकेट में रख लिया। तब उसूलन मुझे फौरन वहाँ से पूछ कर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसा ना किया। मैंने सारी इमारत की हर मंजिल का एक चक्कर लगाया। मयंक माथुर मुझे वहाँ कहीं नहीं मिला। तब मैं चुपचाप वहाँ से रुखसत हुआ। बहरहाल उस विजिट को टोटल लॉस के खाते में नहीं डाला जा सकता था। 22 कैरेट का एक क्लू मुझे वहां से बराबर मिला था, यानी कि अब मैं पुलिस से एक कदम आगे था। चैप्टर 4। टेलीफोन की निरंतर बजती घंटी से मेरी नींद खुली। हेलो, मैं रिसीवर में बोला। दिवाली मुबारक हो, मुझे रजनी की आवाज़ सुनाई दी। आपके पहलू में जो बहन जी हैं वो भी जाग गई हो तो उनको भी दिवाली मुबारक हो। दिवाली की मुबारक दे रही है, इसलिए जा तुझे माफ़ किया। मुझे माफ़ किया? किस बात के लिए? अभी जो पहलू में बहन जी वाली ईंट मारी त्योहार के दिन, उस बात के लिए। लो, मैंने अच्छा विश किया था। ऐसा कुछ विश किया था जो आपकी खास पसंद है। अब मुझे क्या पता था कि सारी बहनजियाँ दिवाली की छुट्टियाँ मनाने चली गई हुई थी और आपका पहलू सुना था। तू नहीं गई दिवाली की छुट्टी मनाने? मैं बहन जी नहीं हूँ तो क्या भाई साहब है? वो हंसी। वैसे अच्छा ही है कि तू बहन जी नहीं है, वरना भला क्या मेरे इंग्लैंड अमेरिका तक मशहूर फेमस चाम से बच पाती? क्या कहने, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना तो कोई आपसे सीखे। कहाँ से बोल रही हो? ऑफिस से। अरे छुट्टी नहीं की? आपकी खैर खबर मिल गई, अब कर लूँगी। क्या मतलब? कल आप ऑफिस से गए तो लौट कर ना आए, ना आपका कोई फ़ोन आया, ना कोई पैगाम आया। ऐसे तो अमूमन तभी होता है जब आप तिहाड़ में हो। सोचा कोई ज़मानत वगैरह की ज़रूरत होगी, इसलिए छुट्टी वाले दिन भी चली आई ऑफिस, इतनी कुर्बानी करके। बक चुकी? हाँ। अब इसे किस लिए हाँ? कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर ले। आज त्योहार का दिन है, इसलिए आज इतना ही काफ़ी है। शुक्र है। वैसे तेरी जानकारी के लिए कल शाम में ऑफिस लौटा था, थोड़ी लेट हो गया था,
इसलिए तेरे से मुलाकात ना हो सकी। बदकिस्मती। किसकी, तेरी या मेरी? वो हंसी। दोनों की। फिर वो बोली, अब बोल क्यों फ़ोन किया? नहीं, पहले ये बता कि मैंने तुझे दिवाली की मुबारकबाद दी या नहीं? नहीं दी। सॉरी रजनी, तुझे और तेरे घर वालों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। कल शाम को भी मैं इसलिए लौटा था कि तुझे मुबारकबाद दे पाता। आपको और आपकी बहनजियों को भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। फिर शुरू हो गई। मुझे उसकी दबी हंसी की आवाज़ आई। अब बोल कैसे फ़ोन किया? रिसीवर को क्रेडल पर से उठाकर कान से लगाया, दूसरे हाथ की उंगली से पुश बटन डायल पर आपका नंबर पंच किया और अरे कमबख्त क्यों फ़ोन किया? अच्छा वो क्या है कि आपको आपके खास कदरदान इंस्पेक्टर यादव पूछ रहे थे। उनका आपके लिए संदेशा है कि आप उनसे उनके हेडक्वार्टर वाले नंबर पर बात करें। किस बाबत? वो ही बताएंगे। इतनी सी बात कहने में महीना लगा दिया। इतनी सी बात खामखा, साथ में इतनी बड़ी बात नहीं कही। आपको और आपकी बहनजियों को विश नहीं किया दिवाली पर? अरे नामुराद, क्यों बहनजियों के पीछे पड़ी है? आप भी तो पड़े हैं। ठीक है, अब दफ्तर को ताला लगा और घर जाके मर, ताकि तू दिवाली मना सके। पहले कौन सा काम करूं, मरूं या दिवाली मनाऊं? तौबा तौबा, मैं फ़ोन रख रहा हूं। अभी नहीं, अभी मैंने कुछ और कहना है। क्या? मैं दफ्तर की दिवाली मनाने आई थी। आप भी होते तो मुझे खुशी होती। बहरहाल मैंने दफ्तर के दरवाजे पर केसर घोलकर उससे बड़ा सा स्वस्तिक बना दिया है और गणेश लक्ष्मी की एक तस्वीर आपके कक्ष की दीवार पर लगाकर उसको हार पहना दिया है। सर, आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपको सुख समृद्धि और सद्बुद्धि से माला माल करे। आप 100 साल जिए और मैं भी ऐन उतने ही साल आपकी सेक्रेटरी बनी रहूं। मैं जज्बाती हुए बिना ना रह सका। रजनी, मुझे खेद है कि मैंने खामखा त्योहार के दिन इतनी वाही तबाही बकी। तू तो आई मीन स्पेशल बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले साल इसी रोज़ इसी वक्त आपसे फिर बधाइयों का आदान प्रदान होगा। तब तक के लिए रजनी शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। लाइन कट गई। मैं मुंह बाय टेलीफोन को देखता रहा। फिर मैंने एक हासी भरी और इंस्पेक्टर यादव का नंबर डायल किया। दिवाली मुबारक, मैं बोला। तुम्हें भी कोहली? हाँ। कहाँ हो? घर पर। कैसे याद किया? कोई खास वजह नहीं। सोमवार से तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं। सोचा मालूम करूं कि क्या तीर मारा तुमने अब तक आशा भटनागर वाले केस में। फिलहाल कोई खास तीर तो नहीं मारा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नाउम्मीदी हो। यानी कि अभी भी तुम्हारा दावा है कि जो काम पुलिस का महकमा न कर सका वो तुम कर दिखाओगे। तुम लोगों की जिद के आगे मेरे दावे की क्या कीमत है? जिद? यही कि लड़की ने आत्महत्या की थी। वो जिद नहीं थी, तफ्तीश का नतीजा था। बहरहाल वो 2 हफ्ते पहले की बात है। शायद तुम्हें जानकर खुशी हो कि जाती तौर पर आत्महत्या वाली बात पर अब मेरी अकल भी सवालिया निशान लगाने लगी है। अच्छा, वजह कुछ हालिया वाकयात है। मसलन जैसे एक ही पखवाड़े में एक ही जगह काम करती 2 लड़कियां इस दुनिया में ना रही। मतलब चांसलर क्लब की सैफाली सिंह नाम की एक बारमेड का उसके घर पर कत्ल हो गया। वाकया परसों रात का है, लेकिन खबर आज के अखबारों में छपी है। अभी अखबार देखा नहीं मालूम होता? नहीं देखा, अभी उठाऊं। कत्ल की वजह मालूम नहीं। सोचा शायद तुम्हें कुछ मालूम हो। मुझे कैसे मालूम होगी? जिस कत्ल की खबर ही मुझे अभी तुमसे मिल रही है उसकी बाबत मुझे कुछ कैसे मालूम होगा? सैफ अली सिंह उसी क्लब में बारमेड थी जिसमें कि आशा भटनागर कैशियर थी। सिर्फ इतने से ये ज़रूरी नहीं कि दोनों की मौत का आपस में कोई रिश्ता हो। दोनों का एक ही जगह की मुलाजिमत में होना महज एक इत्तेफाक हो सकता है। दोनों एक ही जगह की मुलाजिम ही नहीं, सहेलियाँ भी थी। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि अभी पिछली रात चांसलर क्लब से संबंधित एक और व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अच्छा, अब किसका नंबर लगा? भोजराज। किसी ने उसे भी शूट कर दिया? नहीं, उसकी घड़ी रुक गई। ज़रूर उसका दिल पहले से कमज़ोर था। कब हुआ ये? पिछली रात, लेकिन खबर आज सुबह लगी। तब लगी जबकि सफाई वगैरह करने के लिए आने वाली नौकरानी के उसके फ्लैट में कदम पड़े। बिस्तर में दम तोड़ने वाले का जिक्र किस लिए? यही तो हैरानी की बात है। कोहली, उसकी लाश उसके बेडरूम के पलंग पर नहीं पाई गई थी। तो क्या बाथरूम में या ड्राइंग रूम में? बालकनी में, बारिश से भीगी बालकनी में, जहाँ की वो ज़रूर बेडरूम से उठकर गया था। ये कैसे जाना? वो कुर्ता पैजामा पहने था। मालूम हुआ है कि कुर्ता पैजामा वो तभी पहनता था जबकि उसकी सोने की तैयारी हो, वरना वो घर पर भी सूट बूट डांट कर रहता था। कमाल है, मौत कब आई? आधी रात के करीब किसी वक्त। अब सवाल ये है कि उस वक्त वो बालकनी पर क्या कर रहा था। शायद उसका दिल घबराया हो और उसने ताज़ा हवा की ज़रूरत महसूस की हो। दिल के मरीजों के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। और या शायद बालकनी के रास्ते कोई चोर भीतर घुसने की तैयारी कर रहा हो, जिसकी आहट पाकर वो वहाँ। बालकनी सड़क से 30 फुट ऊंची है और इमारत के बाहर से उस तक पहुँचने का कोई जरिया नहीं। फिर तो मेरा पहले वाला अंदाज़ा ही ठीक समझो।
वो बात हुई हो सकती है। बालकनी का एक फ्रेंच डोर खुला था। नौकरानी की तवज्जो खुले दरवाजे की वजह से ही बालकनी की तरफ गई थी, वरना हो सकता था कि वो तब तक वहां पड़ा रहता जब तक कि उसकी लाश सड़ने न लगती। अगर वो स्वाभाविक मौत मरा है तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि वो स्वाभाविक मौत मरा है। आफरीन है तुम्हारा दिल भी, जो कभी कत्ल को खुदकुशी बताता है तो कभी हार्ट अटैक को हत्या। मैं एक क्षण ठिठका और फिर बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? अभी नहीं, यानी कि अभी ये अंदाज़ा ही है कि वो दिल के दौरे से मरा, यही समझ लो। मुझे कैसे याद किया? भोजराज की मौत की खबर देने के लिए? और भी वजह है क्या? देखो सुनो, ये आशा भटनागर वाला केस पुलिस की तरफ से कब का क्लोज हो चुका था, जबकि तुमने एकाएक उस पर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए थे और दाएं बाएं ताक झांक शुरू कर दी थी। तुम्हारे गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश शुरू होने की देर थी कि उस बारमेड का कत्ल हो गया। फिर मयंक माथुर, जो कि चांसलर क्लब का रेगुलर पैटर्न था, गायब हो गया और अब भोजराज को भगवान ने अपने पास बुला लिया। कोहली, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतना सब कुछ तुम्हारे हरकत में आने के बाद हुआ। मैंने क्या किया? मैं उखड़े स्वर में बोला, सैफ अली सिंह को शूट कर दिया, या मयंक माथुर को अगवा कर लिया, या भोजराज का कलेजा मुट्ठी में भींच के मसल दिया। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन मैं जो भी सूत्र पकड़ता हूँ उसका दूसरा सिरा मुझे तुम्हारे से जुड़ा दिखाई देता है। तो क्या आफत आ गई? अभी नहीं आ गई, लेकिन आ सकती है। क्या? पुलिस की किरकिरी हो सकती है, तुम्हारे ये साबित कर दिखाने से कि आशा भटनागर का कत्ल हुआ था। खासतौर से मेरी किरकिरी हो सकती है। क्या कहने? पुलिस की किरकिरी ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपना मौजूदा धंधा बंद करके पनवाड़ी की दुकान खोल लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हें पुलिस से सहयोग करना चाहिए, इसी में तुम्हारी गति है, वरना हो सकता है कि पनवाड़ी की दुकान खोलने के लायक भी ना बचो। धमकी दे रहे हो भाई? हाँ, मैं हड़बड़ाया। ऐसे जवाब की मुझे उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर थी भी, क्योंकि ऐसा ही मिजाज था उस नाशुक्रे पुलिसिये का। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा जैसा। त्योहार के दिन? प्रत्यक्ष में उपहासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, त्योहार के दिन, वो पूरी ढिठाई के साथ बोला। अब बोलो, क्या आशा भटनागर की बाबत तुम्हारी भोजराज से कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी। रूबरू? हाँ। उसके ठिकाने पर? हाँ। यानी कि अपनी मौत से पहले जिस लोगों से वो मिला था उनमें से एक तुम भी थे, या अकेले तुम ही थे जो यूं उससे मिले थे? अब बोलो, तब वो क्या पहने था? सूट बूट या कुर्ता पजामा? गलत, सब गलत। क्या सब गलत? जो अभी तुमने कहा। इंस्पेक्टर साहब, अपनी ही आके जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ कहने दो। तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो तुम जानना चाहते हो। क्या? मैं उससे कल रात नहीं 3 दिन पहले मिला था, और उसके फ्लैट में नहीं, उसके ऑफिस में मिला था, पृथ्वी और दफेदार नाम के उसके 2 बाउंसर्स की मौजूदगी में, उनकी देखरेख में। चाहो तो पूछ लो उनसे। ज़रूरी नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। शुक्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस शख्स से कोई एक बार मिला हो वो उसे दोबारा नहीं मिल सकता। मैं दोबारा नहीं मिला था। कल आधी रात के करीब तुम कहाँ थे? वहीं था जहाँ की अभी हूँ, अपने फ्लैट पर। साबित कर सकते हो? बहुत उम्दा तरीके से। मैं 2 गवाह पेश कर सकता हूँ। अपने सिखाए पढ़ाए? नहीं, बल्कि पहले से ही सब सीखे पड़े हुए, तुम्हारे जात भाई। क्या? पुलिस वाले? कल अपने एक 3 फीती वाली हवलदार के साथ सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के मुबारक कदम मेरे फ्लैट में पड़े थे आधी रात को। हाँ। वो क्या चाहता था? मेरा कीमा कूटकर खाना चाहता था, मेरा सुरमा पीसकर आंखों में लगाना चाहता था। असल में क्या चाहता था? बहुत कुछ चाहता था। मुझे ये पट्टी पढ़ाना चाहता था कि आशा भटनागर के केस में कुछ नहीं रखा था, मुझे सैफ अली सिंह के कत्ल के केस में लपेटना चाहता था। आई सी। नतीजा क्या निकला? कम से कम वो ना निकला जो वो निकालना चाहता था। जब आया था तो जैसे हवाओं पर कदम रखता था, जब लौटा था तो अपनी पूंछ अपनी टांगों में दबाए लौटा था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? उसी से पूछना। कोहली, वो बहुत हरामी पुलिसिया है, उसकी आंख में सुअर का बाल है। अगर तूने उससे कोई पंगा लिया है तो समझ ले कि तेरी खैर नहीं। देखी जाएगी। मैं उसकी बाबत एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? सैफ अली सिंह के कत्ल के तफ्तीश से उसका क्या मतलब? दरियागंज का इलाका उसके थाने की हद में तो नहीं आता। तुम्हें कैसे पता है कि सैफ अली सिंह दरियागंज रहती थी? बलबीर सिंह ने ही बताया था। और वो मेरे ऊपर क्यों चढ़ दौड़ा? मेरा फ्लैट भी तो पटेल नगर थाने की हद में नहीं आता। वो क्या है कि इस केस के कई बिखरे हुए पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम होते हैं। उन मुख्तलिफ पहलुओं की तफ्तीश मुख्तलिफ थानों से होती रहेगी तो तमाम जानकारियों को एक जगह जमा करके उनसे कोई सामूहिक नतीजा निकालना मुश्किल और टाइम खाऊ काम होगा। इसलिए तफ्तीश के लिए एक ही सेंट्रल टीम बना दी गई है, जिसका इंचार्ज मैं हूँ और जिसका बलबीर सिंह एक मेंबर है। ऐसा कड़क और इंडिपेंडेंट मेंबर है कि इंचार्ज की जानकारी के बिना
आधी रात को मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा। मैं बात करूंगा उससे। फिलहाल तुम्हें हिदायत है, ऑफिशियल हिदायत है। कोई भी खास जानकारी हासिल हो तो उसके साथ तुम्हें मुझे दर्शन देने हैं, फौरन, उसी दिन, अगले दिन, अगले हफ्ते या अगले महीने नहीं। समझ गए? समझ गया। कोताही ना हो। नहीं होगी। दिवाली मुबारक। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने रिसीवर वापस क्रैडल पर रखा, एक सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। पिछली रात की ये एक बात तो अब स्पष्ट हो गई थी कि भोजराज के हाथ पांव उस खास तरीके से क्यों बांधे गए थे। उसके टखनों और कलाइयों पर पहले सर्जिकल ड्रेसिंग की मोटी परतें इसलिए चढ़ाई गई थी ताकि रस्सियों के निशान उसके जिस्म पर ना बन पाते। लिहाजा उसके मर जाने के बाद उसे बंधन मुक्त करके उसे कुर्ता पैजामा पहनाकर बालकनी में लुढ़का देने का इरादा किसी का पहले से ही निर्धारित था। इत्तेफाक से मेरी विजिट एक खास वक्त पर उसके फ्लैट पर ना हुई होती और मैंने उसे रस्सियों से जकड़ा बालकनी में पड़ा ना देखा होता तो मुझे भी पुलिस की तरह कुर्ते पजामे में ही उसकी लाश के दर्शन होते और मैं भी यही समझता कि उसे वहां दिल का घातक दौरा पड़ गया था। लेकिन ये बात अभी भी राज थी कि वो असल में कैसे मरा था। ये तो निश्चित था कि उसकी मुश्कें कसकर बालकनी में डाला उसकी मौत का सामान करने के लिए गया था। लेकिन यूं भला कोई कैसे मर सकता था? मर सकता था तो फटाफट कैसे मर सकता था? ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल की वजह से? स्कोपोलामाइन की वजह से? पोस्टमार्टम से ही असलियत सामने आ सकती थी और वो महज वक्त की बात थी। तब एक नई उलझन मुझे सूझी। ड्राइंग रूम में चली कॉकटेल पार्टी के खत्म हो जाने के पता नहीं कितनी देर के बाद मेरे कदम वहां पड़े थे, लेकिन तब भी विस्की के खाली ग्लास में से स्कोपोलामाइन की गंध आ रही थी। तो फिर ऐसा क्यों कर हुआ कि वो गंध तब भोजराज के नथुनों से ना टकराई जबकि वो विस्की पी रहा था? जवाब बिजली की तरह मेरे जहन में कौंधा, क्योंकि उससे कहीं तीखी गंध उस सेंट की थी जो कि सोफा चेयर पर बिखर गया था या बिखेर दिया गया था, ताकि भोजराज के नथुनों में सेंट की गंध ऐसी रच बस जाती कि कोई दूसरी गंध स्कोपोलामाइन की उस पर हावी ना हो पाती। इसी में इस बात का जवाब भी निहित था कि बालकनी का एक फ्रेंच डोर क्यों खुला था ताकि सेंट की गंध ड्राइंग रूम से उड़ पाती। इंस्पेक्टर यादव ने स्कोपोलामाइन मिली विस्की के ग्लास का या लिपस्टिक के दाग वाले शैंपेन के ग्लास का या आइस बकेट में पड़ी शैंपेन का जिक्र नहीं किया था। बहुत मुमकिन था कि अपने दूसरे फेरे में जबकि कोई लाश की मुस्के खोलकर उसे कुर्ता पैजामा पहनाने आया था, उसने वो सब साजो सामान वहां से हटा दिया था ताकि ये लगता कि पिछली रात को भोजराज वहां अकेला था और ये बात अपने आप में इस बात की तस्दीक होती कि वो दिल के दौरे से मरा था। मेरी ट्रेजेडी ये थी कि मैं इंस्पेक्टर यादव से नहीं पूछ सकता था कि उसे कॉकटेल पार्टी की चुगली करता साजो सामान वहां पड़ा मिला था या नहीं। मेरा ये सवाल ही इस बात की चुगली करने के लिए काफ़ी होता कि पिछली रात मेरे कदम भोजराज के फ्लैट में पड़े थे। उस कॉकटेल पार्टी का मैं इकलौता गवाह था और मैं अपनी जुबान नहीं खोल सकता था। क्यों? एकाएक मुझे सूझा, मैं क्यों था इकलौता गवाह? वो सेंट वाली सुंदरी भी तो गवाह थी जो कि कॉकटेल पार्टी में शरीक थी, कॉकटेल पार्टी की वजह थी, और जिसका बेध्यानी में वहां गिर गया हुआ लक्की चाम सोन मछरिया मेरे अधिकार में था। गुड, मैं मंदिर मार्ग पहुंचा। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली कि काजल के कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं लटक रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। वो चौखट पर प्रकट हुई। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। वो बिना बाजुओं का, खुले गले का, टखनों तक आने वाला एक काला लबादा जिस्म पर पहने थी, जिसे कि उसी कपड़े की बेल्ट से उसने अपनी कमर के गिर्द कसा हुआ था। उसके बाल खुले थे और कंधों पर बिखरे हुए थे। अपने इस मामूली रख रखाव में भी वो उस घड़ी कहर ढा रही थी। मेरी निगाह उसकी दाई कलाई पर पड़ी। लकी चाम्स वाला ब्रेसलेट कलाई पर मौजूद था। तुम? वो बोली। क्या चाहते हो? दिवाली की मुबारकबाद नजर करना चाहता हूँ, मैं तनिक सिर नवाकर मुस्कुराता हुआ बोला। तुमने मुझे पहचाना नहीं मालूम होता। मैं सुधीर कोहली, पीढ़ी, सोमवार यहाँ आया था तुम्हारी भूतपूर्व रूममेट आशा भटनागर की बाबत दरियाफ्त करता। याद आया? हाँ। अब क्या चाहते हो? मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने उसी रोज़ तुम्हें बता दिया था। अब क्यों खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? उसने एक बार मुझे घूर कर देखा और फिर बोली, और मेरा भी। इस बार मैं उस वजह से नहीं आया जिस वजह से मैं पहली बार आया था। तो और किस वजह से आए हो? वजह पर्सनल है जो कि गलियारे में खड़े होकर बयान नहीं की जा सकती। मुझे तुम्हारी पर्सनल बातों से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी पर्सनल बातों से तो लेना देना है ना? क्या मतलब? दरवाजे से हटो, वेलकम कहो, भीतर आने दो, फिर समझाता हूँ मतलब। मिस्टर, खामखा गले पड़ने की कोशिश ना करो। त्योहार के दिन भी नहीं, और जब जी चाहे मुँह उठाए यहाँ ना चले आया करो। ये लेडीज़ हॉस्टल है। तुम्हारे बार बार यहाँ आने से मेरी बदनामी हो सकती है। नाउ प्लीज़ गो। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। ठीक है, मैं जल्दी से बोला। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मुझे पहले ही जाना चाहिए था। कहाँ? वो ठिठक कर बोली। पुलिस के पास। पुलिस के पास? हाँ,
तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। इसका कोई खास मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नहीं, नहीं आ रहा। यानी कि किसी ने गलत नहीं कहा कि ब्यूटी और ब्रेन का संगम नहीं होता। क्या बकते हो? तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। पिछली बार तारीफ करना भूल गया था। चाम्स आपस में टकराते हैं तो म्यूजिक जैसी आवाज़ निकलती है। हाथी, घोड़ा, हिरन आपस में टकराकर बहुत दिलकश आवाज़ पैदा कर रहे हैं। मछली की जुगलबंदी भी हो पाती तो नशा छा जाता। उसकी निगाह स्वयं भी ब्रेसलेट वाली दाईं कलाई की ओर उठ गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। जो लड़की अच्छी खबर नहीं सुनना चाहती वो बुरी खबर तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहती होगी। अच्छी खबर, बुरी खबर? नमस्ते। अरे रुको, क्या ज़रूरत है? तुम क्या कहना चाहते हो? पहले कहना चाहता था, अब तो कुछ नहीं कहना चाहता। पहले क्या कहना चाहते थे? पहले मैं ये कहना चाहता था कि मैं जानबूझकर ऊंचे स्वर में बोला, तुम्हारे ब्रेसलेट के लकी चार्म जैसे घोड़ा, हाथी, हिरण, सोन, मछरिया। छुप छुप, धीरे। क्या धीरे? ये तुम्हारी ही तो चॉइस है कि मैं गलियारे में ही खड़ा होकर भीतर आओ। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है? ऐसे ही ठीक है। अब आ भी चुको। ओके, तुम कहती हो तो। मैंने भीतर कदम रखा। भीतर पिछली बार की तरह हम आमने सामने बैठे, वो पलंग पर और मैं उसके सामने कुर्सी पर। अब बोलो, वो बोली, क्या कहना चाहते हो? पहले अच्छी खबर सुनोगी या बुरी? बुरी ही सुनाओ पहले। बुरी खबर यह है कि तुम मेरे से इतनी दूर बैठी हुई हो कि ओह शट अप, ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है? मेरे लिए क्या बुरी खबर है? तुम्हारी नौकरी छूट गई है। क्या? तुम्हारे बॉस का चांसलर क्लब से पत्ता कट गया है। अरे क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। भोजराज हेल्थ ग्राउंड्स पर बिजनेस से रिटायर हो गया है। अब तुम ही तो कहती थी कि चांसलर क्लब की तुम्हारी नौकरी भोजराज की वजह से थी। वो खामोश रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में कोई भलाई भी होती है। तुम ये समझो कि चांसलर क्लब की जगह ही गलत है। पहले तुम्हारी रूममेट आशा भटनागर गई, फिर तुम्हारी दूसरी सहेली सैफाली सिंह का काम हो गया और भोजराज भी गया। कौन जानता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही हो। इसलिए समझो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। और क्या भाई, अब अच्छी खबर भी तो बोलो। अच्छी खबर से पहले एक सवाल है। क्या? सोन मछरिया कहाँ गई? क्या मतलब? मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ब्रेसलेट वाली कलाई थामी। क्या करते हो? वो भड़क कर बोली, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारे इस खूबसूरत ब्रेसलेट में लटके चाम्स में एक चाम सोने की मछली भी थी। वो सोने की मछली तो मुझे ब्रेसलेट में दिखाई नहीं दे रही। उसने जबरन अपना हाथ छुड़ाया और यूं ब्रेसलेट का मुआयना किया जैसे लंबे अरसे के बाद उसे देख रही हो। मछली कहीं गिर गई होगी। फिर वो लापरवाही से बोली, कहाँ? मैं अपलक उसे देखता हुआ बोला, कहीं भी। मसलन चांसलर क्लब की दूसरी मंजिल पर स्थित भोजराज के फ्लैट में? खामखा, इतने बड़े दिल्ली शहर में बस चांसलर क्लब ही एक जगह है जहाँ की मछली गिरी हो सकती थी। वो भी एक जगह है होगी, बल्कि वही एक जगह है जहाँ की तुम्हारी मछली गिरी थी। बड़े दावे के साथ कह रहे हो? हाँ, और अपने दावे पर खरा उतरने का मेरे पास जरिया है। क्या? ये। मैंने उसे पर्स में से निकाल कर मछली दिखाई। तब पहली बार वो मुझे विचलित दिखाई दी। वो मेरे से निगाहें चुराने लगी, बेचैनी से पहलू बदलने लगी। मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं धीरे से बोला। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ। नहीं हूँ तो हो सकता हूँ। खूबसूरत लड़कियों के हित की चिंता करना मेरा फुल टाइम काम है, इसलिए जो कहना है निसंकोच कहो। वो खामोश रही। तुम्हारी खातिर मैं तैयार हूँ ये बात भूल जाने के लिए कि ये मछली मुझे वहाँ पड़ी मिली थी। मेरी खातिर? हाँ। कहाँ पड़ी मिली थी? अभी बताया तो था, भोजराज के फ्लैट के ड्राइंग रूम में, बालकनी के फ्रेंच डोर्स के करीब। अगर ये तुम्हें वहाँ मिली थी तो ज़रूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए इसे वहाँ डाल दिया था। किस बात में फंसाने के लिए? किसी भी बात में। तुम ये मुझे दो। ये खोई हुई आइटम है। खोई हुई आइटम की पहले शिनाख्त की जाती है। हो चुकी शिनाख्त। अभी मेरी कलाई थाम के और क्या कर रहे थे तुम? कम ऑन नाउ, गिव इट टू मी। खोई हुई चीज़ ढूंढवाने वाले को कोई इनाम मिलने का भी तो रिवाज होता है। तुम्हें इनाम चाहिए? मिल जाए तो क्या मुजायका है। क्या इनाम चाहते हो? तब वो इटला कर बोली, मिलने की गारंटी हो तो बताऊं। समझ लो कि गारंटी है, बताओ। दरवाज़ा बंद करो। इडियट, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बोनी हो सकती है। बोनी? वो क्या होती है? डाउन पेमेंट, बाकी हिसाब किताब बाद में। अब दरवाज़ा बंद करो। हरगिज़ नहीं। ये। मैंने खुद उठकर दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया। तुम मुझे मरवाओगे। मैंने उसे अपनी भावों में भर लिया। मेरे तजुर्बेकार हाथों की तजुर्बेकार दस्तक उसके जिस्म की गोलाइयों पर पड़ने लगे। मेरे होंठ उसके होंठों का जैसे नाप लेने लगे। मेरी जुबान जैसे उसके दांत गिनने लगी। लेकिन उस स्वर्गिक सुख की अनुभूति क्षणिक निकली। सच में ही बस बोनी ही हुई, क्योंकि एकाएक वो तड़प कर मेरे बंधन से निकल गई। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा पूर्ववत खोला
और पलंग के करीब आकर अपनी ऊपरी सांसों को व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगी। ये तो यूं हुआ, मैं शिकायत भरे स्वर में बोला, जैसे कि कोई खीर में चम्मच तो मारने दे लेकिन चखने ना दे, चखने दे तो खाने ना दे, खाने दे तो जी भर के खाने ना दे। जी भर के खाने की बात नहीं हुई थी, वो बोली, बोनी की बात हुई थी। बोनी कर तो ली तुमने, चलो ऐसे ही सही, अब बैठ जाओ। पहले तुम बैठो। मैं वापस कुर्सी पर ढेर हुआ। वो फिर भी खड़ी रही। अब वापस तो करो, वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली। क्या? वो मछली जो तुम्हें बाहर गलियारे में पड़ी मिली थी। बाहर गलियारे में? यहाँ से बाहर गलियारे में? हाँ ठीक है, ऐसे ही सही। तुम भी क्या याद करोगी? इसी बात पर मैं एक और ऑफर पेश करता हूँ। मैं डाउन पेमेंट पर ही खाता क्लोज करने को तैयार हूँ। यानी कि ये समझने को तैयार हो कि बोनी हो गई तो सब कुछ हो गया? हाँ, बशर्ते कि। वेरी गुड, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बशर्ते कि तुम मुझे मयंक माथुर से मिलवा दो। मयंक माथुर से मिलवा दो? मुझे क्या पता वो कहाँ है? नहीं पता? नहीं पता बोला तो अब मछली इधर करो। मैंने मछली को वापस जेब में रख लिया। यू सन ऑफ बिच, वो दांत पीसती हुई बोली। ओरिजिनल, वेरी फर्स्ट। इस जगत प्रसिद्ध बिच ने जितने सन पैदा किए हैं उनमें पहलौटी का दी ओनली वन। कई क्षण आंखों से कहर बरसाती वो मुझे देखती रही। इससे क्या बिगाड़ लोगे मेरा? आखिरकार वो बोली। मैंने क्या बिगाड़ना है तुम्हारा? तुम्हारा मैंने जो बिगाड़ना था वो तो अभी तुमने मुझे बिगाड़ने न दिया, धकेल कर परे हटा दिया। अलबत्ता पुलिस शायद बिगाड़ सके तुम्हारा। मैंने तो बस इतना करना है कि तुम्हारी सोन मछरिया को पुलिस के हवाले कर देना है और उन्हें यह बता देना है कि वो मुझे कहाँ पड़ी मिली थी। आगे जो बिगाड़ना संवारना होगा वो तुम्हारे और पुलिस के बीच में होगा। तुम क्यों समझते हो कि मैंने उसे कहीं छुपाया हुआ होगा? मेरा उससे क्या लेना देना है? तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं? उससे क्या होता है? वो रंगीला राजा तो दिल्ली शहर की हर नौजवान लड़की का दोस्त है। चांसलर क्लब की लड़कियों से उसकी खास निस्बत है। मान लिया तुम्हारे उससे खास ताल्लुकात है, बिल्कुल गलत, लेकिन बहस के लिए मान लो कि है। ये भी मान लो कि इन्हीं ताल्लुकात की वजह से मैंने उसे कहीं छुपाया हुआ है। हालांकि ये बात सरासर गलत है। अब मेरा तुम्हारे से सवाल ये है कि मेरे जैसी मामूली हैसियत की हॉस्टल में रहती लड़की उसे कहाँ छुपा सकती है? पलंग के नीचे, वार्डरोब में, मेज की दराज में? छुपा भी सकती है तो जो उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाएगी वो क्या उसकी पोल खोलकर उसे धोखा देना कबूल कर लेगी? अपनी सलामती दांव पर लगी हो तो ऐसा भी हो सकता है। और फिर मैंने उसे तुम्हें धोखा देने के लिए कब कहा? तो और क्या कहा? मिलवाने के लिए कहा। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहता हूँ। मिल के क्या करना चाहते हो? उससे पूछना चाहते हो कि वो सूट कहाँ से सिलवाता है या बाल कहाँ से कटवाता है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई हूँ मिस्टर सुधीर कोहली। तुम एक नंबर के हरामी आदमी हो, हरामी और मतलब परस। जैसे किसी को बलि के बकरे की तलाश होती है वैसे तुम्हें मयंक माथुर की तलाश है, ताकि तुम उसे बलि चढ़ाकर आशा की बहन से फीस के नाम पर और रकम ऐंठ सको और वाहवाही हासिल कर सको कि तुम कितने बड़े जासूस हो। नॉनसेंस। मेरे पास कोई जादू का डंडा है जिससे मैं मयंक माथुर को कातिल साबित कर दिखाऊंगा? उसके खिलाफ कुछ नहीं है, ना मेरे पास ना पुलिस के पास। पुलिस को तो उसकी तलाश तक नहीं है। तुम्हें क्यों तलाश है? क्योंकि मैं उससे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, चंद मामूली निर्दोष सवाल जो सब कहने की बातें हैं, सब पर्दा डालने की बातें हैं। असल में तुम्हारा एक ही मकसद है और वो ये है कि तुम आशा के कत्ल का इल्ज़ाम उसके सिर मंडकर आशा की बहन को संतुष्टि देना चाहते हो। गलत, बिल्कुल ठीक। पता नहीं क्या भला हो तुम ना रहो तो कोई समस्या ही ना रहे। कोई तुम्हारा थोबड़ा हमेशा के लिए बंद कर सके तो ये उसका बहुत बड़ा उपकार होगा भारतवर्ष पर। कोई क्यों कर करेगा ऐसा? तुम ही कर देखो। तुम्हारा भी तो बहुत भला होगा मेरा सुंदर मुख, जिसे कि तुमने थोबड़ा कहा, हमेशा के लिए बंद हो जाने से। मेरा क्या भला होगा? मेरा वैसे क्या बिगड़ रहा है? तुम उस मछली की वजह से उछल रहे हो ना, उस पर मेरा नाम लिखा है, उस पर जगह का नाम लिखा है जहाँ से कि तुम कहते हो कि तुमने उसे उठाया था। उस मछली के जरिए तुम कुछ साबित नहीं कर सकते, फिर भी सौदा करते हो, धमकाते हो कि अगर मैंने तुम्हें मयंक माथुर का पता ना बताया तो तुम पुलिस को बता दोगे कि मैंने भोजराज का कत्ल किया है। कत्ल का नाम किसने लिया स्वीट हार्ट? क्या मतलब? वो सक पका कर बोली। किसने कहा कि भोजराज का कत्ल हुआ है? तुमने कहा कि? नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भोजराज हेल्थ ग्राउंड्स पर बिजनेस से रिटायर हो गया था। इसका तुमने ये मतलब क्यों कर लगा लिया कि उसका कत्ल हो गया था? तो ये हैं तुम्हारे तरीके दूसरों को जुबान देने के। मयंक मिल गया तो ज़रूर ऐसे ही तुम उससे भी कुछ भी कबूलवा लोगे। मैं फिर कहता हूँ, मयंक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर वो गायब रहेगा तो यही बात उसके खिलाफ सबूत बन जाएगी। किस बात का सबूत बन जाएगी? क्या किया है उसने? यही तो मालूम करना है। उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें कैसे मालूम है? मुझे क्या, सबको मालूम है। फिर वो गायब क्यों है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे मत्थे लगने के बाद ही तो गायब हुआ।
वरना पहले क्यों ना गायब हो गया? तुम ही तमाम मुसीबत की जड़ हो। अब ये जड़ कटे तो मुसीबत दूर हो। मयंक की, मेरी भी। मेरी जड़ कट जाने से मछली तुम्हें वापस मिल जाएगी। वो तो वैसे ही मिल जाएगी। अच्छा कैसे? ऐसे। उसका हाथ अपनी पोशाक के गिरहबान पर पड़ा। बड़ी नफासत से एक एक करके वो उसके बटन खोलने लगी। मैं मुंह बाएं उसकी तरफ देखने लगा। क्या इरादा था उस लड़की का? दरवाज़ा खुला था और वो तभी मेरी खोपड़ी के पृष्ठभाग से कोई भारी चीज टकराई और मैं एक आह भरता हुआ फर्श पर लुढ़क गया। चेतना लुप्त होने से पहले उसका इरादा मेरी समझ में आ चुका था। वो दरवाजे की ओर से मेरी तवज्जो हटा के रखना चाहती थी, जिधर से कि मेरा हमलावर चुपचाप भीतर दाखिल हुआ था और मुझ पर वार करने के लिए मेरे पीछे पहुंच गया था। पता नहीं कितनी देर में मुझे होश आया। मैंने आंखें खोली तो अपने सामने काजल और मयंक को पाया। दोनों मेरी ओर देखते मन मन मुस्कुरा रहे थे। मयंक के हाथ में मेरी रिवॉल्वर थी, जो कि मेरी चेतना लुप्त होने के बाद उसने मेरी पतलून की बेल्ट में से निकाल ली थी। मेरी निगाह काजल के ब्रेसलेट वाले हाथ पर पड़ी तो मैंने पाया कि सोने की मछली अब बाकी चाम्स के साथ अपनी जगह पर लटक रही थी। फिर भी मेरा हाथ उस जेब में पड़ा जिसमें पड़े पर्स में कि मैंने वो मछली रखी थी। मछली पर्स में नहीं थी, यानी मेरे पर पीछे से जो वार हुआ था उसका मंतव्य वो मछली हथियाना ही था। मयंक जरूर बाहर गलियारे में खड़ा भीतर की बात सुन रहा था, तभी तो लड़की ने इतनी गारंटी से कहा था कि मछली तो वैसे ही वापस मिल जाएगी। दरवाज़ा उस घड़ी बंद था। मैं ज़्यादा देर अपनी निगाह पर उन पर फोकस न रख पाया। मेरा सिर बुरी तरह से घूम रहा था। मैंने दोनों हाथों से उसे थाम लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। 1 2 आई लव यू, मयंक बोला। 3 4 शट द डोर। कैसे हैं मून साहब? ठीक है या 5 6 विस्की सोडा मिक्स करें? उस घड़ी वो मुझे विस्की में गोते लगाता वैसा मूड मयंक ना लगा जैसा कि सोमवार को चांसलर क्लब में लगा था। उठ के बैठो, वो कर्कश स्वर में बोला। झूलता लड़खड़ाता हुआ मैं उठकर कुर्सी पर बैठा। मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाई। तुम्हें कौन कहता है कि मैंने आशा भटनागर का कत्ल किया है? तुम्हें कौन कहता है कि उसका कत्ल हुआ है? छोड़ो वो किस्सा। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वो कैसे मरी। मैं अभी नहीं जानता, सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही सही। अब बोलो, क्या जाना? कहाँ से? आशा के फ्लैट से। वहाँ ऐसा क्या दिखाई दे गया तुम्हें जिससे तुम्हें ये लगा कि उसने आत्महत्या नहीं की थी? मैंने कब कहा कि मैं उसके फ्लैट पर गया था? ज़रूरी नहीं कि हर बात की खबर हमें तुम्हारी जुबानी ही लगे। हमें खूब मालूम है कि तुम कब कहाँ गए थे और कितनी देर कहाँ ठहरे थे। हम में कौन शामिल है? मैंने काजल की तरफ देखा। ये या कोई और? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अब शुरू हो जाओ। इसका काफ़ी असर मालूम होता है तुम पर। औरत की अकल से काम लोगे तो खता खाओगे। देखो, वो सख्ती से बोला, तुम समझते हो कि हमें आपस में भिड़ाकर यहाँ से निजात पा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम समझते हो कि तुम मुझे बातों में उलझा सकते हो तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे सब्र का प्याला बस छलकने ही वाला है, इसलिए मेरे सब्र का इम्तहान ना लो। हमारी पहली मुलाकात में तुम्हारी पेश चल गई थी क्योंकि तब मैं नशे में था। इस बार ऐसा नहीं है। आई एम एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम नॉट ड्रंक। इसलिए तुम्हारी होशियारी अब नहीं चलने वाली। तुम आशा की मौत की जिम्मेदारी मेरे सिर थोपने की फिराक में हो। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं अब और छुपा भी नहीं रह सकता। 3 दिन में ही अजीज आ गया हूँ मैं अपने अज्ञातवास से। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम छुपे रहो, ना ही इसमें मेरी कोई सहूलियत है। मैं तो उल्टे तुम्हें तलाशता फिर रहा था। क्यों? तुम्हें यह समझाने के लिए कि यूं कहीं छुप जाना बेवकूफ़ी थी। तुम्हारा दिमाग विस्की की बोतल में बंद ना होता तो तुम्हें भी यह एहसास होता कि किसी बेगुनाह को जबरन गुनहगार साबित करना उतना आसान नहीं होता जितना कि समझा जाता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर नहीं थोपा जा सकता, भले ही कोई कितना चाहे जोर लगा ले। इसलिए हालात से घबराकर कहीं जा छुपना बेमानी था। मैं बेगुनाह हूँ, वो गुस्से से बोला। मैंने आशा का कत्ल नहीं किया। मैं कत्ल करने वाली किस्म का आदमी नहीं, मैं मोहब्बत करने वाली किस्म का आदमी हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा था उसका मैं कत्ल कैसे कर सकता था? मैं उसे रुतबा देना चाहता था, उसका दर्जा बनाना चाहता था। ऐसे हालात में कत्ल कहाँ से आ घुसा? तुम क्यों आमादा हो मुझे कातिल साबित करने पर? यह तुम्हारी खामख्याली है कि मैं ऐसी कोई कोशिश कर रहा हूँ। सच पूछो तो सिर्फ मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हैरानी से मेरा मुंह देखने लगा। वही हाल काजल का हुआ। वो कितनी देर अपलक मुझे देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, ऐसा? हाँ ऐसा। मैं बोला, इसकी बातों पर मत जाओ मयंक। काजल तीखे स्वर में बोली, ये भी इसकी कोई चाल है। ये तुम्हें यूं भरमा कर अपना कोई मतलब निकालने की फिराक में है, जैसे मेरा गुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत होना चाहिए। वो बोला, वैसे ही मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए भी कोई सबूत होना चाहिए जो कि ये पेश करेगा। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करना नहीं चाहते? करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। सब लफ्फाजी है। काजल तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, सब जाल है।
ऐसा है तो पछताएगा। मयंक बोला, मैं इसे यहीं गोली मार दूंगा। जैसे मूड में तुम इस वक्त दिखाई दे रहे हो, मैं बोला, उसमें तुम ऐसा कर भी सकते हो। अपनी बात को साबित कर सकते होने के बावजूद खामोश रहना तो मेरे लिए अपनी आबैल मुझे मार जैसी हालत करने जैसा होगा। ऐसा मूर्ख क्या मैं तुम्हें लगता हूँ? क्या मैं इस बात को नज़रअंदाज कर सकता हूँ कि जो शख्स मेरे ऊपर एक वार कर सकता है तो दूसरा घातक वार भी कर सकता है? क्या मैं तुम्हें ऐसा बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं उस शख्स के साथ जानबूझ के पंगा लूंगा जो कि मेरी ही रिवॉल्वर मेरे ऊपर ताने मेरे सिर पर खड़ा है? वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसका सिर सहमति में हिला। मेरी जान में जान आई। तो दोस्तों, ये था गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 7। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।